नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लर टॉप का डेली बुलेटिन खर्चा पानी। आज के हमारे शो के गेस्ट हैं सिद्धार्थ जराबी जी, बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? तो सिद्धार्थ जी, लाइनअप की बजाय आज खबरों की ओर को चलते हैं। चार खबरें हैं। वित्त मंत्री कह रही हैं कि राज्यों को उनका टैक्स का हिस्सा समय से पहले दे देंगे, जिससे उनकी कैपिटल स्पेंडिंग में तेजी आएगी। हम्म। सवाल पर जाने से पहले कुछ फिगर्स दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि 95,000 करोड़ के लगभग की राशि राज्यों को 22 नवंबर को दे दी जाएगी और 1.5 लाख करोड़ का हम्म। लोन वो पहले ही दे चुकी है जीएसटी के एवज में। सेस का जो हम्म। हिस्सा बनता है उसका भी सिद्धार्थ जी 60,000 करोड़ राज्यों को रिलीज किए जा चुके हैं। तो सारे फिगर हम्म। जानने के बाद अगर मैं डेविल एडवोकेट बनकर पूछूं तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है केंद्र राज्यों को उनका ही हिस्सा दे रही है, बस थोड़ा जल्दी। इस बात से राज्यों को कितना खुश होना चाहिए, क्योंकि एनालॉजी के हिसाब से यह भी कहा जा सकता है कि अगर किसी को 3 महीने की सैलरी दे दी जाए तो साफ है कि अगले 2 महीनों से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्रंट लोडिंग वाला जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, ये तकनीकी शब्द एक चीज दर्शाता है। आप काम कर रहे हैं या कोई खर्चा कर रहे हैं और जो उस पैसा जो आपको खर्चा करने के लिए 3 महीने 6 महीने बाद मिले, तो आपकी सारी प्लानिंग में गड़बड़ हो जाती है। अब सरकार है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती। सप्लायर की पेमेंट सरकार महीनों दर सालों दर साल पेंडिंग रखती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, एक्चुअली ये अर्थव्यवस्था राज्यों से चलती है। यानी जी। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अगर राज्य खर्चा ना करें, हम्म। अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, वेलफेयर स्पेंडिंग है, और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहा जाता है कि कोई जिस चीज से एसेट बने, यानी पुल है, अस्पताल है, सड़क निर्माण है, स्कूल्स हैं, इस टाइप के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए अगर पैसा समय से पहले मिले, फ्रंट लोडेड मींस आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, आपको साथ ही काम मिल जाए। और अगर वैसे कहूं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, हमारे जैसे, सबके जैसे, तो आपको महीने की शुरुआत में तनख्वाह मिल जाए और अंत में ना मिले, तो शुरुआत में तनख्वाह मिलने का जो एक प्रकार से खर्चे पे उसका प्रभाव पड़ेगा, ये वैसी ही बात है। तो 14 इंस्टॉलमेंट नॉर्मली साल में मिलती थी, अब उसको कम करके पहले दिया जा रहा है। ये केंद्र की तरफ से एक प्रयास है कि जो राज्य हैं वो खर्चा करते रहें, क्योंकि राज्यों के बगैर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है, और अगर राज्यों के पास पैसा ना रहे तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ नहीं सकती। सिद्धांत जी, अच्छा, इसके अलावा राज्यों ने एफआरबीएम भी रिलैक्सेशन की बात कही है। एफआरबीएम मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये इसलिए लाया गया ताकि देश के ऊपर जो कर्ज है उसे आने वाले वर्षों में बेहतर ढंग से डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब इस एफआरबीएम में रिलैक्सेशन के माध्यम से राज्य चाहते हैं कि इसमें बदलाव करके उनको दिए जाने वाले कर्ज इंटरेस्ट फ्री हो आने वाले 50 सालों तक। तो सिद्धार्थ जी, इस परव्यू में अगर देखें कि राज्यों को जीएसटी के बदले लोन दिया गया है, क्या राज्यों की ये मांग जायज नहीं लगती है? देखिए, जीएसटी के कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल जीरो पे हो गई, नेगेटिव में चली गई। हम्म। और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो सरकारों को हुआ, केंद्र और राज्य सरकारों का। वो क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य जो कर कलेक्ट करते हैं उसी से उनका सारा खर्चा पानी चलता है। अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं, और आपको ध्यान में होगा पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े थे उसके पीछे भी यही एक कर की जो सारी प्रणाली है वो रिस्पॉन्सिबल थी। अब उसमें से उभरते हुए केंद्र ने कहा कि हमारे पास भी पैसे नहीं, राज्यों ने कहा हमारे पास भी पैसे नहीं। तो ये जो दो तीन विषय आपने गिनाए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये एक अनयूजुअल सिचुएशन के कारण थे। अब पहला विषय उठाते हैं एफआरबीएम का, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। तो उस जमाने में लाया गया था जब भारत में राज्यों और केंद्र ने काफी बेइंतहा प्रकार से बोरोइंग कर रखी थी, और आमदनी के साधन और कर उतने कलेक्शन थी वो नहीं थी। तो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट राज्यों को और केंद्र सरकार को बाध्य करता है कि वो अपना जो डेफिसिट है, अपनी कमाई और अपने खर्चे के बीच की जो गैप है, जो ज्यादा ही खर्चा करते हैं कमाने के अगेंस्ट, उसको कम रखे। और इसका एक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है और आम नागरिक पे, हम जैसे आप जैसे लोगों पे ब्याज दरों के द्वारा पड़ता है। और ये ब्याज दर क्यों इन्फ्लुएंस होती है? कोई भी सरकार पूरी दुनिया में जब उसको अपने खर्चे कर
पूरे करने के लिए पैसा उठाना पड़ता है तो उसको बाजार से पैसा उठाती है, सरकार खुद पैसा छाप नहीं सकती है। और इसलिए वो जब बोरो करती है तो दूसरे निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए पैसा मार्केट में कम होता है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी यानी जो टोटल मनी सप्लाई अवेलेबल है वो सीमित रहती है। नोट छापे नहीं जा सकते, अगर नोट छाप लिए जाए तो मुद्रास्फीति बेइंतहा बेतहाशा बढ़ती है। तो उस सारी एक जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट को रखा गया है। कुछ राज्य चाहते हैं कि उनको ज्यादा कर्जा लेने की अनुमति दी जाए, ये बातचीत अभी चल रही है। हमें वेट करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है। और दूसरा, जो 50 साल की लोन की स्कीम है वो उसमें ब्याज नहीं देना चाहते हैं। ये भी बेसिकली ये जो मेजर्स हैं ये टेम्पररी मेजर्स हैं, ये परमानेंट पॉलिसी नहीं बनेगी, और मैं ऐसी आशा खुद भी करता हूं कि ऐसा परमानेंटली ना हो। परंतु पैंडेमिक में से निकलने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आए, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और आखिर में जो मैं विषय कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर है, जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, छोटे वाले जो कारखाने हैं और इस प्रकार की जो बिजनेसेस हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की बिजनेसेस, इनके लिए भी काफी संकट का समय रहे हैं पिछले कुछ साल। और अगर उन्होंने बचना है और उनके द्वारा हजारों और लाखों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो डेली वेज एम्प्लॉयमेंट ही हो, उसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हमारे राज्य उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो जाए, वो खर्चा करे और लोगों के लिए काम बन पाए, प्रोजेक्ट्स निकलें जिससे रोजगार भी बन पाए। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। अच्छी पॉजिटिव खबर है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो ग्राहक बार बार खरीदता है, साबुन, नून, तेल वगैरह। एक रिपोर्ट के अनुसार त्योहारी सीजन ने इस सेगमेंट की बल्ले बल्ले कर दिया। पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले इसमें 21% की बढ़त देखने को मिली। अगर होम केयर सेगमेंट को हटा दें तो बाकी सभी सेगमेंट में स्थान जी 13 से 35% की बढ़त देखी गई। अब इंटरेस्टिंगली कल आए डेटा के अनुसार डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक में भी अक्टूबर में 10.6% से बढ़कर 12.54% हो गई है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोग दबाकर खरीदारी कर रहे हैं। चलिए, अगर ट्रेंड टीवी, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट या गोल्ड सिल्वर में दिखता तो मानते कि दिवाली की शॉपिंग चलती है, लेकिन एफएमसीजी में की बिक्री में आया उछाल। क्या कहा जा सकता है कि इकोनॉमी के दुख भरे दिन बीत गए और सुख आए हो रहे, या अभी बहुत अर्ली होगा ऐसा कुछ कहना? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जो 3-4 जो पार्ट्स हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा इकोनॉमी सर्विस कंजम्पशन वाला सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है और एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इस वर्ष हमने देखा है ठीक ठाक परफॉर्म किया है। रूरल सेक्टर में जो सपोर्ट स्कीम्स दी गई हैं उनका कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव आ रहा है, परंतु ये जो आप पैकेज्ड फूड है, बाकी चीजें हैं, और जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरी कही जाती है, मतलब अगर आप खरीदो तो चले काम, नहीं खरीदो तो भी चलेगा काम, इस प्रकार के कई सारे जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ये काफी कंज्यूम किए जा रहे हैं। दो प्रकार के इसके कारण बताए जा रहे हैं अर्थशास्त्रियों द्वारा। पहला ये कि 1-1.5 साल का जो एक प्रकार से लॉकडाउन था और अनसर्टनिटी थे, लोगों ने कई चीजों के खर्चे नहीं किए। दूसरा, कुछ नए खर्चे बन के आए हैं। नया खर्चा मैं जैसे बताता हूँ कि अगर स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ गई है घर में। अगर लैपटॉप कंप्यूटर ना हो तो कम से कम एक ठीक ठाक फोन हो, वाईफाई कनेक्शन हो, वाईफाई के साथ बैंडविड्थ ज्यादा हो। ये पहले ऐसे खर्चे नहीं थे। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, कोई ओला में जाना जिसमें अलग लोग गए हैं, उबर में जाना, वो हालांकि सफाई करके रखते हैं, वो दावा करते हैं कि हम हर बारी सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ी, तो कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि गाड़ियों की भी डिमांड बढ़ गई है, और गाड़ियों की डिमांड बढ़ते बढ़ते साथ में उनकी सप्लाई में भी शॉर्टेज आई है, क्योंकि गाड़ियों में जो एक चिप्स लगती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, वो ओवरऑल ग्लोबल उसमें शॉर्टेज चल रही है। तीसरा एक हमने देखा कि जो अफ्लुएंट सेक्टर हैं, जो थोड़ा धन की दृष्टि से अच्छी स्थिति में है, उन्होंने कहा यार 3 बेडरूम नहीं, अब 4 बेडरूम चाहिए, और 4 बेडरूम एक बड़ा चाहिए जिसमें एक कमरे में अपना ऑफिस बना लेंगे, और बड़े घर चाहिए जिसमें
एयर कंडीशनिंग अलग प्रकार की हो, एयर फिल्टर लगा रहे घर में। तो ऐसी जो एक इकोनॉमी में कुछ चेंजेस भी आई हैं। दूसरी तरफ जो बचे कुछ एक काम पेंडिंग थे, मान लीजिए किसी ने घर का प्रोजेक्ट था, चलो एक माले पे दूसरा डालेंगे, लेंटर डला हुआ है, कमरे की दीवार नहीं खड़ी है, बाथरूम था उसमें बदल के टाइल बदलनी है, ऐसे बहुत सारे काम पिछले 1-1.5 साल में रुके हुए थे। तो ये सारे मिलके आए। एक आखिरी विषय इस पे जो हमारे दर्शकों के लिए आवश्यक होगा समझने के लिए, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, CAIT के नाम से एक ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उसने अभी हाल फिलहाल में एक दावा किया है कि 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक 25 लाख शादियां होंगी पूरे भारतवर्ष में। अगर 25 लाख शादियां होंगी तो आप सोचिए कितना खर्चा हो रहा होगा, और अगर कम से कम भी किया तो एवरेज लेके चले, और फिर उसके लिए कितनी सामग्री, कितने कपड़ा, दर्जियों का काम, बाकी खाना और सोने का। तो एक प्रकार से ये सारी जो एक हम बुरी परिस्थिति से निकले हैं उससे उभरे हैं, परंतु क्या हम पूरी तेजी से भाग रहे हैं? क्या गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हाईवे पे चल रही है? ऐसा नहीं है। वो स्थिति आने में अभी भी समय लग सकता है, और जब ऐसा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो जो बनाने वाला है वो भी कहता है यार लगे हाथ हम भी थोड़ा सा और कमा ले, और उसके कॉस्ट भी बढ़ते हैं। तो जो आपने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात की वो बढ़ रही है, वो भी इसी कारण से। तो सिद्धार्थ जी, जैसा आपने कहा गाड़ी रुकी हुई थी कोविड की वजह से, चलने लगी है, अच्छी गति पकड़ लिया, लेकिन 90 किलोमीटर प्रति आवर या जो 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 गति आप पहले थी वहां तक या उससे बेहतर करने में अभी भी समय इन्फ्लेशन की दृष्टि से अगर कहा जाए तो इन्फ्लेशन का जो एक प्रकार से लॉजिक है, थ्योरी है, वो ये कहती है कि गाड़ी कभी 90 पे जानी ही नहीं चाहिए, 60 पे ही चलो, क्योंकि 90 पे जाने से महंगाई बहुत तेज बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम देखेंगे कुछ समय में शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अभी तक इंटरेस्ट रेट्स को, ब्याज दरों को लेके जो पॉलिसी अपना रहा है, शायद उसमें वो रुख बदले, क्योंकि वो भी अब इन्फ्लेशन को लेके चिंतित है। तीसरी खबर में जाने से पहले एक चीज और भी जानना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, क्या जैसे ट्रेवल में चल रहा था रिवेंज ट्रेवल, तो ऐसा ही कुछ क्या रिवेंज शॉपिंग के मामले में भी चल रहा है कि यार बिल्कुल 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 रिवेंज भी है, जिसे हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी भी है और नॉन डिस्क्रिशनरी भी है। नॉन डिस्क्रिशनरी यानी दाल चावल आटा कपड़ा लत्ता जूता लैपटॉप, ये सब आवश्यक चीजें हैं। फोन खराब हो गया था पैंडेमिक में, स्क्रीन टूट गया था, चलो यार नया ले लेते हैं। और दूसरा है कि यार जरा घूम के आए, 2 साल से एक घर में बंद पड़े हुए हैं, तो बुआ जी फूफा जी कहीं जाए उनके पास, अच्छा मंदिर नहीं होके आए, तीर्थ यात्रा नहीं किया 2 साल से। तो ऐसी चीजों को अलग अलग प्रकार से, बट ये डेफिनेट है कि लोग कोरोना से परेशान तो थे ही, बट अब कोरोना से मानसिक दृष्टि से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। और कई जो 25 लाख शादियों में से कई कई शादियां तो बैकलॉग वाली शादियां होंगी। तीसरी खबर हालांकि ग्लोबल फाइनेंस की कैटेगरी में आएगी, लेकिन हम बात करेंगे उसमें भारत के स्टेक की। तो खबर सिद्धार्थ जी ये कि WTO के 164 देशों की मीटिंग होने वाली है नवंबर 30 से 3 दिसंबर तक। हालांकि अभी इसमें पर्याप्त समय है, लेकिन हम अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत ने अभी से इसमें लॉबिंग शुरू कर दी है। वो ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे देशों से बातचीत करने में लगा है ताकि WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के कुछ नियमों में इस वर्ष ढील देने का दबाव बनाया जा सके। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? दरअसल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है यह एग्रीमेंट। फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक प्रॉपर्टी, मकान गोल्ड या इक्विटी की तरह नहीं, कॉपीराइट पेटेंट वगैरह। और भारत ऐसा क्यों चाहता है? अव्वल तो भारत ये वेवर शॉर्ट टर्म के लिए चाहता है, और इसलिए चाहता है ताकि कोविड के वैक्सीनेशन से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में ही बना सके, और उसके बाद उनको कोई स्यू ना कर सके। सिद्धार्थ जी, हालांकि भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश इस वेवर के पीछे 1 साल से ज्यादा समय से लगे हैं, लेकिन अब अगर सब कुछ सही रहता है और ये प्रपोजल स्वीकार हो जाता है तो भी क्या देर नहीं होगी? क्योंकि अगर यही प्रपोजल या यही कंसेंस पिछले 2 सालों में बना लिया जाता तो भारत कोविड और उसके वैक्सीनेशन के मामले में बेहतर स्थिति में होता, या क्या अभी भी कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? ये इस पहले तो इस विषय की टाइमिंग क्यों है, क्योंकि 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक एक बैठक है जिसपे लगभग 164 देश
पार्टिसिपेट करेंगे और इसको मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस होगी जहां पे ये चर्चा होगी। और ये विषय जो था, ये जो एक प्रकार से रिक्वेस्ट था, ये मई में इस साल डाला गया था और लगभग 62 देशों ने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया है। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज भी इसमें हैं। अब 1995 में ये चीज बनी थी। उस टाइम किसी को ये तो नहीं पता था कि पैंडेमिक आने वाला है, और उस टाइम ये भी किसी को जानकारी नहीं थी कि एकदम से बहुत जल्दी से दवाइयों का, वैक्सीन्स का इजाद करनी पड़ेगी। किसी को ये भी नहीं जानकारी थी कि इतनी जल्दी किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा हेल्थ अथॉरिटी से यूज करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे मेडिसिन भी हम देखते हैं, उनके रिसर्च, उनकी डेवलपमेंट में सालों लग जाते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं, यानी अरबों खरब रुपए लग जाते हैं उनको बनाने में, और ये कुछ ही देशों में ये काम हो रहा है। और इस बार हमने देखा कि वैक्सीन बिल्कुल तेजी से किए गए, एक चांस प्रकार से ली गई। लोगों में ये डर भी अनावश्यक रूप से फैला कि वैक्सीन में हाय तौबा, ये इस प्रकार से। अब लोगों ने देखा है कि फायदा भी बहुत ज्यादा है। तो जहां तक ये प्रस्ताव है, वो ये चाहता है कि जो वैक्सीन का मैन्युफैक्चर है, उससे जुड़ी हुई कुछ आइटम्स हैं, इन सब के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी जो एक बौद्धिक संपदा है, इस जो इसका राइट होल्ड करता है, चाहे वो डिजाइन पे हो या उसके रिलेटेड जो तकनीक है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, प्रोसेस है बनाने की, उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए ताकि भारत जैसे कंट्रीज इसको यूज कर पाए। बट इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई है, क्योंकि जो विकसित देश है और जो उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इतने साल, दशकों तक और कई सेंचुरीज तक एक प्रकार से जो वर्ल्ड का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उसमें से जो कैपिटल उन्होंने जमा किया, उस जखीरे से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज बना ली। आज भारत जैसे देश को ये कहा जा रहा है कि आप कोयला इस्तेमाल करना बंद कर दो। कोयला हमारे लिए इतना आवश्यक है कि कई दशकों तक हम उसके बगैर काम नहीं कर पाएंगे। और कई कई सालों से भारत ने ये कहा है कि ठीक है, हम कोयले से हटने का प्रयास करेंगे, बट आपने सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाई है, आपने पूरा कोयले पे ही अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई। तो आप जैसे जो सारी कंट्रीज हैं, वो पैसा दीजिए हमारे जैसी कंट्रीज को, ताकि हम इन्वेस्ट कर पाए दूसरी एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करने के लिए। वो पैसा नहीं आया। ये भी उसी से जुड़ा हुआ विषय है, हालांकि इम्पोर्टेंस में शायद उससे कम है। क्या होगा ये कहना कठिन है, बट अगर ये वेवर मिल जाएगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए शायद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, सप्लाई और कॉस्ट कम हो जाए। नहीं, बिल्कुल, आपने जो एनालॉजी बिठाई कोल की भौतिक संपदा से, वो वही बात है कि अगर कोई डेवलप कंट्री है, स्कैंडिनेवियन, यूरोप या अमेरिका है, वहां पे R&D के चांसेस भी ज्यादा होंगे, उनके पास बौद्धिक संपदाएं भी ज्यादा होंगी। और जैसा कि कई कई तो ऐसी चीजें हैं जिनका पेटेंट कर लिया गया और सालों से हम लोग सुनते आए हैं, जो भारत में सालों सालों से रहती आई है। अंत में एक माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी। इनफैक्ट ये एक फॉलो अप स्टोरी है सिद्धार्थ जी, क्योंकि जिसके बारे में हम कई बार खर्चा पानी में बात कर चुके हैं। कल भी हमने इसे लिया था, क्योंकि कल सेबी के चेयरमैन ने कहा था कि शेयर में इन्वेस्ट करने वालों को सचेत रहने की जरूरत है। मार्केट और रियल इकोनॉमी में कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इसकी चर्चा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने एक इंटरव्यू में की थी। इससे पहले आरबीआई FY 2021 की एक रिपोर्ट में भी स्टॉक मार्केट बबल की बात हो चुकी है। आज फिर से आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें शेयर्स के वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। आसान भाषा में कहें तो शेयर्स महंगे हो गए हैं सिद्धार्थ जी। लेकिन शेयर मार्केट है कि मानो इसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। पिछले 10-15 दिन के साइडवेज परफॉर्मेंस को अगर हटा दिया जाए, ऐसे में बहुत सीधा सवाल, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट जोखिम भरा खेल है। कोई भी निवेश जोखिम भरा है। आज वो जमाने खत्म हो गए कि आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगी। आज तो सरकारी उन चीजों पे भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं है, टैक्स भी लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है, तो शेयर मार्केट में एक प्रिंसिपल ऑपरेट करता है। शेयर मार्केट कल के या आज के भाव, पिछले कल के या आज के भाव पे नहीं चलता है। वो आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल बाद क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स पे आशावादी है शेयर मार्केट। और उस आशा को लेके वो आज खरीदता है, ये सोच के कि कल को महंगा हो जाएगा, मैं बेच के उसमें फायदा
कमा लूंगा। ये द्वंद एक प्रकार से जब से शेयर मार्केट आया तब से चल रहा है। ये भी सही है कि शेयर मार्केट में बबल आते हैं और इस प्रकार की कुछ इरेशनल चीजें होती हैं जिसके कारण इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। इसमें एडवाइस देने के लिए जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनका काम है, पर अपन केवल चर्चा के दृष्टि से एक विषय ये उठाएंगे कि अपना पैसा है इसलिए उसको खूब सोच समझ के निवेश करिए। ये मत सोचिए कि दूसरा पैसा नदी में बहा रहे। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। तो ये था आज का खर्चा पानी। कल फिर हाजिर बहुत होंगे। बहुत धन्यवाद जी, अगर कोई सवाल या राय हो हमारे दर्शकों की तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें।